ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंकुर देविका की बात सुनकर काफी हैरान हो गया था। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जितनी बड़ी जंग ऑफिस में चल रही थी उससे कई ज्यादा बड़ी जंग घर में चल रही थी। उस घर में अब दादी माँ के बाद कौन घर की बागडोर अपने हाथ में लेगा, इस बात पर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। अनिका और आयशा अपना सारा जोर आजमाकर मारवा हाउस की बागडोर अपने हाथ में कर लेना चाहते हैं, मगर मैं भी इतनी आसानी से अपने अधिकार जाने नहीं दे सकती। मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप किसी तरह इस बात में मेरी मदद कर सकते हैं? अंकुर देविका की बात सुनकर जितना हैरान था उतना ही उसे इस बात पर हंसी भी आ रही थी, मगर अंकुर अच्छी तरह से जानता था कि यही सही मौका था अपने बॉस के बदले को पूरा करने का। अंकुर ने यहाँ वहाँ देखा और फिर देविका के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, देखिए, औरतों के मामले में वैसे तो मुझे दखल अंदाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर यह बात अपने अधिकारों की है, इसलिए मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। शायद यह इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ जाए। देविका बड़े ही ध्यान से अंकुर की बातें सुनने लगी। अंकुर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए देविका से कहा, देखिए, मेरे पास कन्फर्मेशंस है। अनिका का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। इस इन्फॉर्मेशन का आप कोई फायदा उठा सकती हैं तो मुझे आपकी मदद करने में बड़ी खुशी होगी। अंकुर की बात सुनते ही देविका ने अपना मुंह चढ़ाते हुए कहा, यह बात तो पूरी दुनिया जानती है, मगर रोहित इतनी आसानी से यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे, उसने तो यहाँ तक फैलाना शुरू कर दिया है कि वह अनिका जिस बंगले में जाकर अपने आशिक से मिला करती थी, वहाँ वह खुद ही उससे मिलने जाया करता था। मैं जानती हूँ कि वह बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उस वक्त रोहित देश में मौजूद था ही नहीं, वह विदेश यात्रा पर गया था। और अगर रोहित को अनिका से मिलना ही था तो फिर इस तरह चोरी चुपके मिलने की क्या जरूरत थी? वह हमें बेवकूफ समझता है, मगर मैं भी इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मगर मेरे पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि सचमुच अनिका का किसी और के साथ अफेयर है। अगर किसी तरह मेरे हाथ वो सबूत लग जाए तो बड़ा मजा आएगा। देविका की बात पूरी होने के बाद अंकुर ने फिर से दबी हुई आवाज में यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, देखिए, आप मेरी पूरी बात समझी नहीं। जो मैगजीन में और इंटरनेट पर लिखा गया है, मैं वह सब पढ़कर आपको यह सब नहीं बता रहा हूँ। बॉस के कहने पर मैंने अनिका और रोहित मारवा पर नज़र रखना शुरू किया था। जब मैंने हमारी कंपनी के एक पुराने और बेहद काबिल आईटी एक्सपर्ट से कहकर अनिका का पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने को कहा तो उन्होंने एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ पता की। देविका बड़े ही ध्यान से अंकुर की बातें सुनने लगी। अंकुर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारी कंपनी का कंप्यूटर एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा होशियार है लोगों की अकाउंट हैक करने में, मगर जब उन्होंने अनिका का अकाउंट हैक करने की कोशिश की तब उन्हें एहसास हुआ कि पहले से कोई अनिका के अकाउंट में जाकर उनकी हैकिंग रोकने की कोशिश कर रहा था। इतना ज़बरदस्त साइबर सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। देविका यह बात पूरी तरह सुनकर काफी कंफ्यूज लग रही थी। देविका को अंकुर की बातों में यह नहीं पता चल रहा था कि आखिर इसमें सबूत कहाँ छिपा था। अंकुर ने उसके चेहरे पर कंफ्यूजन पढ़ लिया था और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, हमारी कंपनी के हैकर के साइबर अटैक को रोक पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। उनके हिसाब से साइबर अटैक को रोक पाना किसी बेहद शातिर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम था। हमने अच्छी तरह से छान भी की है और यह पता लगाया है कि हो न हो अनिका का अफेयर जिस लड़के के साथ चल रहा है वह लड़का गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का साइबर सिक्योरिटी हेड है, जो हाल ही में अपने काम को लेकर काफ़ी फेमस हुआ था। जब गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर एक बेहद खतरनाक साइबर अटैक हुआ था तब इसी लड़के ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाया था। हो सकता है उस हादसे के बाद अनिका और उस लड़के के बीच नजदीकियां बढ़ी हो और देखते ही देखते वह नजदीकियां प्यार में बदल गई हो।
मगर एक बात तो पक्की है, अनिका जिस लड़के से प्यार करती है वह जरूर उसी कंपनी के काम करने वाला मिस्टर एक्स है। जैसे ही अंकुर ने अपनी बात पूरी की, देविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद अक्षय और हंसराज की मीटिंग पूरी हुई। उन दोनों को आगे चलकर किस तरह प्लानिंग करनी है, इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन करने के बाद हंसराज अक्षय वर्मा के कमरे से बाहर आया। हंसराज और देविका के जाते ही अंकुर ने अक्षय वर्मा से कहा, बॉस, मैंने देविका को यह बात बता दिया है कि अनिका जिस लड़के के साथ अफेयर में है वह लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी की कंपनी के लिए काम करने वाला मिस्टर एक्स है। अक्षय वर्मा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो अच्छा किया, यह बात तुमने मारवा हाउस तक पहुंचा दी। क्या है कि अगर दुश्मन को पूरी तरह से ढेर करना है तो आग घर के अंदर और बाहर बराबर लगनी चाहिए। मैंने घर के बाहर किस तरह आग फैलानी है उसके बारे में हंसराज के साथ बातचीत कर ली है, मगर मुझे यह जानकर खुशी हुई कि घर के अंदर किस तरह आग पहुंचानी है उसका जिम्मा तुमने उठा लिया। अपने बॉस के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही अंकुर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन सुबह जब अनिका की आंखें खुली तो उसने देखा कि कमरे में बच्चे मौजूद नहीं थे। अनिका को एहसास हो गया कि तीनों बच्चे रोज की तरह नीचे जाकर अपनी गेम खेल रहे होंगे। जब अनिका फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तब अनिका ने देखा कि उसके मोबाइल पर श्रेया के कई मिस कॉल थे। श्रेया का मिस कॉल देखते ही अनिका ने श्रेया को कॉल बैक किया। कुछ ही सेकंड में श्रेया ने कॉल रिसीव करके अनिका से कहा, अब यह नया क्या मुसीबत में फंस गई हो? तुम आए दिन कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन जाती हो, जबकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर किसी न किसी तरह तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाती हो। अनिका जान चुकी थी कि श्रेया ने अब तक पता लगा लिया होगा कि इंटरनेट पर और सोशल मीडिया में अनिका के बारे में क्या कहा जा रहा था। अनिका ने श्रेया से कहा, तुम इन सब चीजों का ध्यान मत दो, मैं संभाल लूंगी। वैसे आकाश और पिंकी कैसे हैं? बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, मैं जल्द ही तुम तीनों से मिलने आऊंगी। अनिका की बात का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, तुम हम तीनों की फिक्र मत करो और अपने और रोहित के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। इस तरह की खबरों से रोहित और उसके परिवार वाले काफी नाराज हो जाएंगे तुमसे। श्रेया की यह बात सुनते ही अनिका मुस्कुराने लगी। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे यह लड़का कौन है जिसके साथ तुम्हारे अफेयर की बात चल रही है? श्रेया की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित है। रोहित का नाम सुनते ही श्रेया ने एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। श्रेया के मन में अभी भी काफी कंफ्यूजन थे, मगर वह जानती थी कि अनिका हर चीज का खुलासा करना पसंद नहीं करती थी। उसे अनिका पर पूरा भरोसा था, इसलिए इस बात पर ज्यादा कमेंट ना करते हुए श्रेया ने कहा, पता नहीं आए दिन तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मगर अब तो मैं भी ये कहूंगी कि जल्द से जल्द तुम दोनों शादी कर लो। इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम दोनों को अब शादी कर लेना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं आकाश के पापा से बात करती हूँ। अनिका ने श्रेया को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, वक्त आने पर मैं ही सब कुछ संभाल लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। श्रेया का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका फिर से इंटरनेट पर छप रही खबरों को पढ़ने लगी। इस बार अनिका के बारे में पहले से भी ज्यादा खबरों की लिंक अनिका को नजर आने लगी। इस बार अनिका के अफेयर की बात के साथ साथ लोगों ने यह भी बताया था कि अनिका जिस लड़के के साथ अफेयर में थी वह कौन था। लोगों को यह कहना था कि अनिका जिस लड़के के साथ रिश्ते में जुड़ी है वह लड़का और कोई नहीं बल्कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करने वाला एक मामूली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। लोगों ने यहाँ तक कहा था कि रोहित और अनिका की शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज थी। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था। अनिका और रोहित के रिश्ते को सालों पहले बुजुर्गों ने तय किया था ताकि फ्यूचर में जाकर दोनों कंपनी एक दूसरे से रिश्तेदारी का फायदा उठाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। लोगों का यह कहना था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज
और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भले ही बाहर से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, मगर कहीं न कहीं अंदर से दोनों मिले हुए थे। वह दोनों अपनी ताकत इतनी बढ़ा देना चाहते थे ताकि मार्केट में उनके खिलाफ और कोई खड़ा ना हो पाए, और रोहित और अनिका का रिश्ता इसी नींव पर रखा गया था। इस बात पर काफी लोगों ने काफी कमेंट भी किए थे, जिसमें अनिका के कैरेक्टर को बुरी तरह से उछाला गया था। हालांकि अनिका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर एक लड़की होने के नाते अनिका के बारे में कुछ ऐसी बातें छपी थी जो पढ़कर अनिका को काफी दुख पहुंचा था। अनिका को यह सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर अपने न्यूज को सेंसेशनल बनाने के लिए लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते थे। तभी एक रिपोर्टर की लिखी हुई रिपोर्ट पढ़कर अनिका के होश उड़ गए। उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया था कि अनिका के तीनों बच्चे रोहित मारवा के बच्चे नहीं थे। कहीं न कहीं अनिका के संबंध उस अनजान लड़के के साथ कई सालों पहले से जुड़ चुके थे, और शायद रोहित भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अनिका ने जिन बच्चों को जन्म दिया है वह रोहित मारवा के बच्चे नहीं थे। मगर पॉलिटिकल शादी को निभाने के लिए रोहित ने किसी तरह अपने ही मंगेतर के आशिक के बच्चों को अपना नाम देने का मन बना लिया था। यह खबर पढ़कर अनिका ने तुरंत अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग बिना सोचे समझे इस तरह की बातें कैसे लिख सकते थे किसी के बारे में। तभी अचानक अनिका को महसूस हुआ कि उसके पीछे रोहित खड़ा था। रोहित अनिका के ठीक पीछे खड़ा लैपटॉप स्क्रीन पर सब कुछ पढ़ रहा था। अनिका को डिस्टर्ब होता हुआ देखकर अनिका के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, इन सब बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। एक पब्लिक फिगर होने का यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि लोग तुम्हारे बारे में जब चाहें जो चाहें बिना सोचे समझे लिख देते हैं, मगर हमें इन लोगों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। वैसे तुम्हें तो यह खबरें पढ़कर काफी खुशी होनी चाहिए। तुम इस दुनिया की पहली ऐसे इंसान हो जिसके बारे में लोगों ने यह अफवाह उड़ा रखी है कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारे खुद के साथ है। जब रोहित ने ये बात कही तब अनिका को ये इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि लोग जिस मिस्टर एक्स की बात कर रहे थे वह और कोई नहीं बल्कि अनिका खुद थी। व्योमा के साइबर अटैक से गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को बचाने के लिए खुद अनिका ने ही साइबर अटैक को रोकने की बारीकियां सीखी थी, जिसके बाद अनिका लोगों में मिस्टर एक्स के नाम से फेमस हुई थी, और आज उसी मिस्टर एक्स के नाम से अनिका के नाम को जोड़ा जा रहा था। जब अनिका को रोहित की कही बात का एहसास हुआ तब अचानक ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो रोहित और अनिका एक साथ हंस पड़े। हंसते हंसते रोहित भी अनिका के पास आकर बैठ गया। अनिका की आंखों में आंखें डालकर रोहित ने अनिका से कहा, वैसे अपने आप से प्यार करना अच्छी बात है, मगर अपने आप से अफेयर करना वाकई ही काफी बुरी बात है। जैसे ही रोहित ने अपनी बात पूरी की, अचानक ही कमरे के बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। रोहित और अनिका हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही कमरे से बाहर शोर शराबे की आवाज आने लगी, रोहित और अनिका दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकले। रोज की तरह रिया पैलेस गार्डन पर बैठकर अपने गेमिंग टेबलेट में देखकर अपने किसी अपोजिशन को ताने मार रही थी। रिया के ठीक पीछे खड़ा अलेक्जेंडर भी रिया के सपोर्ट में तालियां बजा रहा था, मगर नन्हा सा आर्यन बार बार रिया और अलेक्जेंडर से कह रहा था, बस सुबह होती नहीं कि तुम लोग गेम खेलना शुरू कर देते हो, फिर रात होने तक गेम खेलते रहते हो। तुम दोनों को पढ़ाई लिखाई करनी भी है या नहीं? रिया ने आर्यन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रिया का ध्यान पूरी तरह से अपनी गेमिंग टेबलेट पर था। अलेक्जेंडर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चिल क्यों नहीं करते? तुम्हारा स्वभाव देखकर मुझे उन खड़ूस बुड्ढों की याद आती है जो बात बात पर चिढ़ते रहते हैं बच्चों पर। तुम अपने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें कभी ताना नहीं मारते। तुम हमें खेलने से क्यों रोक रहे हो? वैसे तुम्हें याद है ना, तुम जिन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते मैं उन्हें चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता हूँ। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर पढ़ाई में काफी तेज था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि अलेक्जेंडर को पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और आर्यन ये भी जानता था कि पिछले कई दिनों से रिया ने पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल छोड़ दिया था।
आर्यन को रिया की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। आर्यन ने रोहित को और अनिका से कहा, काफी दिन हो गए मैं स्कूल नहीं गया। मैं सोच रहा था कि अपने साथ साथ रिया और एलेक्जेंडर को भी स्कूल ले जाऊं। उसकी बात सुनते ही अनिका और रिया दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि रोहित या अनिका कुछ कह पाते, रिया ने अपनी गेमिंग टेबलेट अपने हाथ में पटकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे भाई हो? अपनी बहन को 2 मिनट खुश भी नहीं देख सकते? मैं नहीं जाना चाहती स्कूल। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन ने रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मगर अब तो सबको सब कुछ पता है। अब हमें अदला बदली करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों स्कूल जाएं तो क्या खराबी है? और हाँ, हमें एलेक्जेंडर को भी स्कूल ले जाना चाहिए। रोहित और अनिका दोनों ही इस बात से बिल्कुल सहमत थे। इससे पहले कि रिया आर्यन से ज्यादा आर्गुमेंट करती, रोहित ने बड़ी ही कड़क और सख्त आवाज में तीनों बच्चों से कहा, मुझे लगता है बहुत जल्द तुम लोगों को स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं स्कूल अथॉरिटी से बात करके एलेक्जेंडर के एडमिशन की कंफर्मेशन ले लेता हूँ। उसके बाद तुम तीनों रेगुलर स्कूल जाओगे। वैसे तो रिया जानती थी कि रोहित कभी भी रिया की कोई बात नहीं टाल सकता था, मगर इस बार रोहित ने जिस तरह से तीनों बच्चों को ऑर्डर किया था, रिया जानती थी कि इस वक्त स्कूल न जाने की जिद उसे बड़ी भारी पड़ सकती थी। इसलिए अपना मुंह लटका कर रिया अपने कमरे की ओर भाग गई। रिया को इस तरह जाता हुआ देखकर एलेक्जेंडर ने बड़े ही गुस्से से आर्यन की ओर देखकर कहा, पता नहीं क्या हासिल हो जाएगा हम सबको स्कूल में ले जाकर तुम्हें। अगर तुम स्कूल जाना चाहते हो तो अकेले चले जाते। इस तरह रिया से जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? यह कहते हुए एलेक्जेंडर भी रिया के पीछे पीछे चला गया। एलेक्जेंडर और रिया के जाते ही आर्यन ने बड़े ही आराम से अपनी किताबें उठाई और धीरे धीरे टेरेस गार्डन से बाहर चला गया। अनिका और रोहित दोनों को पता था कि आर्यन एक काफी जिम्मेदार भाई था। फ्यूचर में आर्यन रिया और एलेक्जेंडर को बड़ी ही अच्छी तरह से संभालेगा। बच्चों के जाते ही रोहित ने अनिका से पूछा, वैसे अगर मैं यह लोगों को बता दूं कि दरअसल वो लोग जिस मिस्टर एक्स के बारे में बात कर रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, तो फिर यह सारा शोर बंद किया जा सकता है। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका भी मन सोचने लगी कि जिस रीजन से अनिका ने हमेशा ही अपनी हिडन आइडेंटिटी को छुपा कर रखा था, कहीं न कहीं अब वह कारण हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अनिका की मां के कहने पर अनिका ने हमेशा ही अपने आप को लोगों की नजरों से छुपा कर रखा था, मगर स्वाति मल्होत्रा ने अनिका को यह इंस्ट्रक्शन इसलिए दिए थे ताकि क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग की नज़र अनिका पर ना पड़े। मगर अब तो क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ अनिका की जंग खुलेआम छिड़ चुकी थी। अब अपने किसी भी आइडेंटिटी को लोगों के सामने रखने से अनिका को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। जो नुकसान होना था या होने वाला था उसे तो वैसे भी नहीं रोका जा सकता था। अनिका रोहित की बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी अचानक दादी माँ की आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। दादी माँ को इस तरह से अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। रोहित दौड़कर टेरेस गार्डन से बाहर आ गया। रोहित ने सुना कि दादी माँ की आवाज नीचे हॉल से आ रही थी। रोहित के ठीक पीछे पीछे अनिका भी तेजी से एक्सकेलेटर से नीचे उतरने लगी। रोहित पर नजर पड़ते ही दादी माँ ने रोहित से कहा, अभी के अभी उस लड़की को इस घर से बाहर निकालना होगा। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, सभी लोगों के सामने हमारी नाक काट दी। ऐसी लड़की को मारवा परिवार में आने से हमें रोकना होगा। रोहित और अनिका ने देखा कि दादी माँ की व्हीलचेयर के ठीक पीछे देविका खड़ी थी। दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, अभी इसी वक्त इस लड़की को हमारे घर से निकालो। इस लड़की की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आखिर क्या कमी रह गई थी तुम में जो इस लड़की ने तुम्हारे साथ और हमारे खानदान के साथ ऐसा किया? मारवा खानदान की बहुएं घर की लाज होती हैं। आज अनिका की वजह से मारवा खानदान की इज्जत सरेआम उछल रही है। किसी 2 कौड़ी के लड़के के साथ अफेयर करके अनिका ने मारवा खानदान के मुंह पर वह कालिख लगाई है जिसे साफ करना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इतने सालों से जिस खानदान के सामने लोग नजर उठाकर बात नहीं कर सकते थे, आज उसी खानदान पर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। रोहित और अनिका दादी माँ के पास आकर खड़े रह गए।
इससे पहले कि रोहित दादी माँ से कुछ कहता, दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी के अभी इस लड़की को गुलेरिया परिवार के हवाले कर दो। उन लोगों को अपनी इज्जत आबरू पर बहुत घमंड था। आज मैं करण से पूछूंगी कि कहाँ गई उसकी अक्कड़। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था। गुलेरिया परिवार मारवा परिवार से कोई कम नहीं है, मगर आज गुलेरिया परिवार की बेटी ने जो काली करतूत की है उसका हिसाब देना होगा गुलेरिया परिवार को। बात करते हुए दादी माँ की सांस फूलने लगी थी। अनिका एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह से जानती थी कि इस उम्र में और ऐसी कंडीशन में दादी माँ का इतना एक्साइट होना सही नहीं था। मगर इससे पहले कि अनिका दादी माँ को यह समझाती कि उन्हें सब्र से काम लेना चाहिए, अचानक ही देविका ने दादी माँ के आगे आते हुए कहा, मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस तरह की परवरिश दी है तुम्हें गुलेरिया परिवार ने। आखिर रोहित में क्या कमी थी? जिस लड़के के साथ शादी करने के लिए ऊंचे से ऊंचे खानदान की लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं, उस लड़के को पा लेने के बाद भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। देविका की बात पूरी होते ही दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, इस लड़की की परवरिश गुलेरिया परिवार में नहीं हुई है। मैंने पहले भी यह बात कही थी, न जाने इस लड़की की परवरिश कहाँ हुई थी, किन हालातों में हुई है। भले ही इस लड़की की रगों में करण गुलेरिया का खून दौड़ रहा है, मगर इंसान अपनी परवरिश से पहचाना जाता है, और आज इस लड़की ने अपनी परवरिश की पहचान हमें दे दी है। मैं एक पल के लिए भी इस लड़की को मारवा खानदान की छत के नीचे नहीं बर्दाश्त कर सकती। दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। देख लिया तुम्हारी जिद का नतीजा। मैं कई दिनों से तुम्हें कहती आ रही थी कि यह लड़की एक दिन हमारे घर को बर्बाद करके रहेगी। आज वह दिन आ ही गया। तुम्हारी इज्जत और नासमझी की वजह से हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। जाकर इस लड़की को उसके बाप करण गुलेरिया के हवाले कर कर आओ, और अगर करण गुलेरिया तुमसे किसी भी तरह की बदतमीजी करे तो उसे कह देना कि इस बार मारवा खानदान चुप नहीं बैठेगा। तीनों बच्चे तुम्हारे हैं और बच्चे हमारे खानदान के साथ ही रहेंगे। गुलेरिया परिवार का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह बात अच्छी तरह से समझा देना उन लोगों को। दादी माँ की यह बात बीच में ही काटते हुए देविका ने कहा, मगर जहाँ तक मुझे लगता है वह लोग जरूर इस बात को लेकर कोर्ट रूम का दरवाजा खटखटाएंगे, और हो सकता है कि बच्चों की कस्टडी उन्हें जन्म देने वाली माँ के हवाले कर दी जाए। आखिर उस खानदान में भी तो एक वारिस की जरूरत है। करण गुलेरिया का अपना कोई बेटा नहीं है। हाँ, आकाश को जरूर गोद ले रखा है, मगर कहीं न कहीं करण गुलेरिया भी तो यह सोचते होंगे कि उनके जाने के बाद उनकी गद्दी पर उन्हीं का खून बैठे। मेरे ख्याल से आर्यन को पाने के लिए वह लोग जरूर कानून की मदद लेने की कोशिश करेंगे। दादी माँ ने अपने दोनों हाथ मसलते हुए देविका से कहा, आर्यन पर उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है। आर्यन मारवा खानदान का वारिस है। वह यही पला बड़ा है और यही रहेगा। जहाँ तक नन्ही सी रिया का सवाल है, मैं जानती हूँ कि रिया अपने पापा रोहित से बहुत प्यार करती है, और इसलिए वह भी यही रोहित के साथ रहेगी। करण गुलेरिया अगर ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करें तो हम एलेक्जेंडर को उनके हवाले कर सकते हैं। रोहित और अनिका दोनों यह बात सुनकर हैरान थे कि बिना बात को जाने समझे दादी माँ ने इतनी सारी प्लानिंग कर डाली थी। दादी माँ ना तो खुद कुछ समझने की कोशिश कर रही थी और ना ही रोहित और अनिका को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जगह दे रही थी। दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सीधे अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर अपने शरीर पर तुम्हारा काबू नहीं है तो कम से कम रोहित के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद यह गुल खिलाती। रोहित के होते हुए यह सब कुछ करके तुमने रोहित को और हमारे खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा, मगर यह मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ करूंगी। तुम्हारे किए का बदला गुलेरिया परिवार से जरूर लेकर रहूंगी मैं। देविका ने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा, और अगर तुम्हें यह सब कुछ करना ही था तो चोरी चुपके कर लेती, किसी को कानों कान खबर नहीं होने देती। मगर डंके की चोट पर इस तरह अफेयर करने का क्या मतलब था? कहीं तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं थी ताकि तुम रोहित को और मारवा खानदान को नीचा दिखा पाओ? दादी माँ को देविका की बातों में कहीं न कहीं सच्चाई नजर आ रही थी।
दादी माँ ने मन ही मन काफी कुछ सोच लिया था। दादी माँ ने यहाँ तक सोच लिया था कि कहीं करण गुलेरिया ने जानबूझकर अनिका को रोहित की जिंदगी में भेजा था ताकि वह रोहित को पूरी तरह से अपने बस में कर ले और एक दिन रोहित के जरिए पूरे मारवा खानदान को बर्बाद कर दे। दादी माँ की आंखों में अब गुस्सा कम और शर्मिंदगी ज्यादा दिखाई देने लगी थी। देविका ने जब देखा कि दादी माँ शांत हो गई थी, तब फिर से अपनी बात आगे बढ़ाती हुई देविका ने कहा, लोग बाहर रोहित के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। मारवा खानदान का हेड होने के बावजूद अनिका ने अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ अफेयर कर लिया। इसका मतलब तो यही था कि रोहित एक नामर्द है। देविका की बात सुनकर दादी माँ के चेहरे पर शर्मिंदगी बढ़ने लगी। अनिका काफी देर से बड़ी ही शांति से सब कुछ सुन रही थी। तभी घर का एक नौकर दौड़कर अंदर आया और रोहित की ओर देखकर कहने लगा, साहब, बाहर कुछ प्रेस रिपोर्टर्स आए हैं। वो लोग अनिका मैडम के अफेयर के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि रोहित नौकर को प्रेस रिपोर्टर्स को वहां से निकलवाने का हुक्म देता, देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, जिस चीज का डर था वही हुआ। अब बोलो, क्या कहना चाहोगी तुम इन लोगों से। अनिका और रोहित दोनों जानते थे कि आजकल की मीडिया इस तरह की खबरों को लेकर कितनी उत्सुक रहती है। देश में जिस तरह का माहौल था, लोगों को चटपटी न्यूज के अलावा और कोई एंटरटेनमेंट दिखाई नहीं देता था और उसी बात का फायदा उठाकर मीडिया वाले इस तरह की मसालेदार खबरों को उछालकर खूब पैसा कमाने की कोशिश करते थे। देविका ने अपने होंठ दबाते हुए अनिका से कहा, जिस चीज का डर था वही हो गया। अब तो मारवा खानदान की नाक सरेआम देश की हर गली और नुक्कड़ पर कटेगी। बदनामी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मारवा खानदान के लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। देविका की बातें दादी माँ को तीर की तरह चुभ रही थी। दादी माँ ने अपनी गर्दन झुकाकर रोहित से कहा, जाओ इसी वक्त जाकर उन प्रेस रिपोर्टर से कह दो कि तुम अनिका के साथ अपनी सगाई तोड़ रहे हो। मारवा खानदान गुलेरिया खानदान के साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ रहा है। दादी माँ का फैसला सुनकर देविका ने एक राहत की सांस ली थी। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कुछ इशारा किया। रोहित ने अनिका का इशारा अच्छी तरह से समझ लिया था। अपने सामने खड़े नौकर से रोहित ने कहा, एक काम करो, बाहर लॉन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। रोहित का फैसला सुनकर दादी माँ ने भी कहीं न कहीं राहत की सांस ली थी। आखिरकार रोहित ने दादी माँ की बात मानी थी। यह सोचकर दादी माँ ने फिर से अपना सर झुका हुआ उठाया और अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम इस घर की इज्जत सरेआम नीलाम करोगी। मगर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी कि मारवा खानदान के साथ साथ अपने भी खानदान का नाम मिट्टी में मिला दोगी। आज के बाद तुम्हारा साया भी मेरे पोते पर नहीं पड़ना चाहिए। रोहित दादी माँ की बातों का जवाब देना चाहता था, मगर अनिका के इशारे से रोहित को ऐसा करने से रोक लिया। देविका ने मौका देखते ही अनिका के पास जाकर पूछा, वैसे तो मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, मगर क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम जिस मिस्टर एक्स के साथ अफेयर कर रही हो वह कैसा दिखता है? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सचमुच वो इतना हैंडसम है कि तुम मारवा खानदान के इकलौते चिराग रोहित को उसके लिए छोड़ना बेहतर समझा। देविका दरअसल ठीक बगल में खड़े रोहित को उकसाना चाहती थी। देविका का हर कदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में पड़ रहा था, मगर फिर भी देविका जानती थी कि जरूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ थी। रोहित अनिका के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। देविका ने सोचा था कि सच्चाई पता चलते ही रोहित और अनिका के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा, पर अनिका के प्यार में धोखा खाए रोहित का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर देविका जान चुकी थी कि अभी रोहित उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था जहां वह अपने गुस्से पर अपना काबू खो बैठे। मगर देविका किसी भी तरह रोहित के अंदर के जानवर को जगाना चाहती थी। वह जानना चाहती थी
कि चाहे रोहित कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों न हो, मगर उसका मेल ईगो हर्ट होते ही वह जरूर अनिका को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। देविका की बात सुनने के बाद अनिका ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, आप कह सकती हैं कि मेरा जिसके साथ अफेयर चल रहा है वह काफी हैंडसम है। अनिका ने जितनी कैजुअली यह बात कही थी वह देखकर देविका हैरान हो गई थी। देविका को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका इतनी बेशर्मी से अपने प्रेमी के बारे में रोहित के सामने कैसे बात कर सकती थी। जब देविका ने रोहित की ओर देखा तो वह यह देखकर चौंक गई कि रोहित अभी भी काफी कूल लग रहा था। रोहित के चेहरे पर कहीं भी किसी भी तरह का गुस्सा या शर्मिंदगी नहीं नजर आ रही थी। इनफैक्ट रोहित और अनिका के बीच कोड लैंग्वेज में जो बातें चल रही थी वह देविका की समझ के बाहर थी। अनिका का जवाब सुनते ही रोहित ने अनिका से कहा, क्या सचमुच वह मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? अनिका ने अपने कंधे हवा में उछालते हुए कहा, हाँ ऐसा कह सकते हो। दोनों के बीच चल रही बात को सुनकर देविका को चक्कर सा आने लगा था। देविका समझ नहीं पा रही थी कि अगर रोहित अनिका को सच्चा प्यार करता था तो अनिका के प्रेमी के बारे में इस तरह की बातें सुनकर वह इतना नॉर्मल कैसे रह सकता था। देविका पिछले 20 साल से एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी जो अपने प्यार में नाकामयाब हो चुका था। भले ही हंसराज ने आयशा को अक्षय वर्मा के हवाले करने की ठान ली थी, लेकिन कहीं न कहीं देविका जानती थी कि हंसराज आज भी आयशा से बेहद प्यार करता था और मन ही मन पिछले 20 सालों से आयशा से दूर रहने का गम कहीं न कहीं हंसराज के चेहरे पर जरूर दिखाई देता था। मगर इस वक्त अनिका ने रोहित के सामने अपने प्रेमी के बारे में बात की थी। अनिका रोहित को धोखा दे रही थी। यह बात अनिका ने बड़े ही बेशर्मी से रोहित के सामने कबूल की थी, मगर रोहित फिर भी बिल्कुल रिलैक्स्ड और कूल था। देविका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस मिट्टी का बना था रोहित। आज की दुनिया में जहां लड़की अपने किसी लड़के दोस्त के साथ फोन पर बात भी कर लेती है तो उसका बॉयफ्रेंड या पति उस पर जोर जबरदस्ती करके उसके ऊपर लाखों बंदिशें डाल देता है। जहां वह एक रोहित जैसा इंसान भी मौजूद था जो अपनी पत्नी के धोखे की बात सुनकर भी बिल्कुल रिलैक्स्ड बैठा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी होते ही रोहित मारवा हाउस में आए। प्रेस रिपोर्टर को अटेंड करने के लॉन की ओर चला गया। दादी माँ ने अपने केयर टेकर लीला से कहा, मैं भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहती हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त पर मैं अपने पोते रोहित के साथ रहना चाहती हूँ। पता नहीं क्या देख लिया था रोहित ने इस लड़की में कि हजारों अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराने के बाद रोहित ने अनिका को अपना जीवन साथी बनाना पसंद किया था। मैं जानती हूँ कि रोहित कम बोलता है, वह मन ही मन काफी घुटन महसूस कर रहा होगा। इस लड़की से मिले धोखे की सजा वह अपने आप को देगा और मैं नहीं चाहती कि अनिका के किए की सजा हमारे भोले भाले रोहित को मिले। लीला भी दादी माँ की व्हीलचेयर को सहारा देते हुए उन्हें बंगले से बाहर ले गई। प्रेस रिपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सभी लोग बस रोहित के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक रोहित और अनिका दोनों साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बंगले से बाहर निकले। रोहित और अनिका को साथ देखकर सारे प्रेस रिपोर्टर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वक्त अनिका रोहित के साथ होगी। सभी ने यह सोच रखा था कि अनिका के अफेयर की खबर सुनते ही रोहित ने धक्के मारकर अनिका को घर से बाहर निकाल दिया होगा। मगर रोहित अनिका जिस तरह से बड़े ही कैजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए साथ साथ आ रहे थे, यह देखकर सभी लोग चौंक गए थे। जैसे ही रोहित और अनिका रिपोर्टर्स के बीच पहुंचे, सभी रिपोर्टर्स अपनी अपनी जगह से खड़े होकर अपने माइक रोहित और अनिका के चेहरे के पास ले आए और लगातार एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। रिपोर्टर्स का शोर इतना ज्यादा था कि किसी एक के सवाल का जवाब दे पाना बेहद मुश्किल था। इसलिए घर के इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड ने सभी प्रेस रिपोर्टरों को शांत करते हुए कहा, देखिए, इस तरह से अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो हम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रख पाएंगे। आप लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो मेहरबानी करके एक के बाद एक सवाल पूछिए। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने एक प्रेस रिपोर्टर को सबसे पहले सवाल पूछने का इशारा किया। इशारा मिलते ही उस प्रेस रिपोर्टर ने रोहित से पूछा, सर आपको कैसा लग रहा है
कि आपकी होने वाली पत्नी अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक मामूली एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में है। उस प्रेस रिपोर्टर का सवाल सुनते ही रोहित ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा, अनिका का जिसके साथ अफेयर है वह उसी की कंपनी में काम करता है, यह बात मुझे नहीं पता थी। रोहित का जवाब सुनते ही सारे रिपोर्टर्स को एक गहरा शौक लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था। इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसे अब तक यह नहीं पता था कि अनिका किसके साथ अफेयर में थी। तभी एक दूसरे प्रेस रिपोर्टर ने रोहित की ओर देखकर कहा, चलिए सर, वह बातें जाने दीजिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? अनिका मैडम ने किसी और के साथ रिलेशनशिप बना ली है, तो क्या आप इस शादी को तोड़ देना चाहते हैं? गुलेरिया परिवार के साथ आपके संबंध क्या इसी के साथ खत्म हो जाएंगे? रोहित ने पूरा सवाल सुनने के बाद सिर्फ ना में अपना सर हिला दिया। प्रेस रिपोर्टर जानकर हैरान हो गए थे कि इतना कुछ होने के बावजूद रोहित ने शादी तोड़ने की बात नहीं कही थी। इसका मतलब साफ था कि एक बेहद चालाक बिजनेसमैन होने के नाते रोहित एक धोखेबाज पत्नी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार था। प्रेस रिपोर्टर ने अंदाजा लगा लिया था कि इस वक्त रोहित और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिस दौर से गुजर रही थी, उस दौर से निकलने के लिए रोहित को गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की मदद लेनी होगी। और अपने बिजनेस को और अपने पावर को बचाने के लिए रोहित एक धोखेबाज लड़की के साथ भी रिश्ता कायम रखने के लिए तैयार हो गया था। लोगों को अब रोहित के इस रवैये पर घिन आने लगी थी। सारे प्रेस रिपोर्टर का जवाब सुनकर अपनी अपनी न्यूज चैनल में तरह तरह के मैसेज भेजने लगे। दादी माँ, जो यह सब कुछ व्हील चेयर पर बैठी हुई देख भी रही थी और सुन भी रही थी, उन्होंने रोहित का जवाब सुनकर अपना सर शर्म से झुका लिया। दादी माँ ने कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित, जो हमेशा इतना पावरफुल नजर आता था, वह अंदर से इतना डरपोक और कमजोर था। कहीं न कहीं आज दादी माँ को अपनी ही परवरिश पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। प्रेस रिपोर्टर में मौजूद एक लड़की ने हिम्मत करते हुए रोहित की ओर अपना माइक आगे बढ़ाया और पूछा, सर, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस तरह की धोखेबाज मंगेतर के साथ अभी भी रिश्ता कायम रखने का क्या रीजन हो सकता है? क्या अब आपके लिए पैसा ही सब कुछ है? अगर आप जैसे लोग इस तरह का फैसला लेंगे तो समाज पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या आपको इसका अंदाजा है? पैसों के लिए रिश्ते जोड़ना काफी आम हो जाएगा। फीलिंग्स की कोई कदर नहीं रह जाएगी। लोग संबंध बनाएंगे और उन्हीं संबंधों को तोड़ देंगे, सिर्फ फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर। आप समाज में और युवा पीढ़ी में यह किस तरह का संदेश पहुंचाना चाहते हैं? उस लड़की ने जो सवाल पूछा था वह बेहद सटीक और दुरुस्त था। रोहित ने उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मगर किसने कह दिया आपसे कि मैं इस तरह की किसी भी बात को सपोर्ट करता हूँ या ऐसी बातों का समर्थन देता हूँ? रोहित की बात सुनकर सारे प्रेस रिपोर्टर फिर से हैरान हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोहित क्या कहना चाहता था। तभी एक प्रेस रिपोर्टर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए रोहित से पूछा, रोहित सर, आप हमें खुलकर बताइए, क्या आप इस बात का समर्थन देते हैं कि आपके मंगेतर मिस अनिका की रिलेशनशिप अपनी ही कंपनी में काम करने वाले मिस्टर एक्स के साथ है और आपको इस रिलेशनशिप से कोई एतराज नहीं? रोहित ने उस रिपोर्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अनिका और मिस्टर एक्स के रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मिस्टर एक्स का चेहरा देखने के बाद आप लोग खुद भी मेरी कही हुई बात से सहमत होंगे। सारे प्रेस रिपोर्टर रोहित की बात सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगे। रोहित ने कहा था कि मिस्टर एक्स बहुत जल्द अपना चेहरा सबके सामने दिखाने वाला है। हर प्रेस रिपोर्टर सबसे पहले मिस्टर एक्स की तस्वीर अपने कैमरे में उतारना चाहता था, मगर जब आसपास कोई नजर नहीं आया तो एक प्रेस रिपोर्टर ने रोहित से पूछा, क्या मिस्टर एक्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं? रोहित ने उस प्रेस रिपोर्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर एक्स अभी इसी वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। रोहित की बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दादी माँ भी हैरान होकर अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो गई। दादी माँ भी देखना चाहती थी कि आखिर कौन था वह इंसान
जिसने रोहित मारवा और मारवा खानदान के सीने में इतना बड़ा बदनामी का खंजर भोंका था। सभी लोग बेसब्री से मिस्टर एक्स का इंतजार कर रहे थे, मगर रोहित ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि मिस्टर एक्स इसी प्रेस रिपोर्टर कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। जब सब लोग हैरानी से यहाँ वहाँ देख रहे थे और मिस्टर एक्स को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, तब प्रेस रिपोर्टर में मौजूद एक लड़की ने रोहित को कुछ सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर रोहित, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अनिका मैडम छुप छुप के उस वीरान बंगले में जिस मिस्टर एक्स को मिलने जाया करती थी, वह मिस्टर एक्स अभी इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं? रोहित ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल मौजूद हैं। बल्कि मैं आपको यह भी कहता हूँ कि उस वीरान बंगले में जहाँ अनिका छुप छुप कर किसी को मिलने जाया करती थी, उस बंगले में मैं खुद भी मौजूद था। रोहित की बात सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे एक आग लग गई थी। लोगों ने शर्म से अपना सर झुका लिया था। लोग रोहित के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे थे। दादी माँ को भी काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। न्यूज चैनल पर अब तरह तरह की खबरें आने लगी थी कि रोहित एक ऐसा इंसान था जो अपनी ही होने वाली पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाने में मदद करता था। जब लोग रोहित के बारे में इतनी गिरी हुई बातें करने लगे, तब अनिका ने धीमी और सुस्त आवाज में एक प्रेस रिपोर्टर के माइक के पास आकर कहा, आप लोग जिस मिस्टर एक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वह इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। लोग हैरानी से अनिका को देखने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोग जिस मिस्टर एक्स को ढूंढ रहे हैं, वह मैं खुद हूँ। अनिका की बात सुनकर दादी माँ हैरानी से लीला की ओर देखने लगी। दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित और अनिका क्या खेल खेल रहे थे। सारे प्रेस रिपोर्टर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे थे। इससे ज्यादा मजेदार न्यूज उन्होंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी न देखी थी न छापी थी। तभी एक प्रेस रिपोर्टर ने अनिका की ओर माइक रखते हुए कहा, मैडम, क्या आप यह कहना चाहती हैं कि मिस्टर एक्स, जो कि हैकिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है और जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत ही खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था, वह आप खुद हैं? अनिका ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका की बात सुनते ही सारे लोग शॉक में चले गए। सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्जन में से एक थी, और यह वही अनिका थी जो डॉक्टर वांगापट्टू की सबसे प्रिय शिष्य थी और आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में काफी जानकारी रखती थी। और अब अनिका का यह रूप देखकर सभी लोग इस सोच में पड़ गए कि आखिर एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज कैसे हो सकती है। लोगों के लिए अनिका का यह दावा मानना बेहद मुश्किल था। उसके बगल में खड़ी देविका का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। देविका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपना होश संभालते हुए देविका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच आकर अनिका से कहा, यह किस तरह का बचाव करना चाहती हो तुम अपना? मिस्टर एक्स के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप छुपाने के लिए तुम ऐसा दांव खेलने की कोशिश कर रही हो जिसके झूठ से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। मिस्टर एक्स बहुत जल्दी दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अनिका ने मुस्कुराते हुए देविका की बात का जवाब देते हुए कहा, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स आपके सामने ही खड़ा है। खड़ी है। अनिका की इस बात पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित जानता था कि अनिका लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए अनिका की बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने देविका और बाकी प्रेस रिपोर्टर से कहा, देखिए, लोग चाहते हैं कि उनकी बीवी उनकी ड्रीम गर्ल बने, मगर मेरी जिंदगी में एक ड्रीम गर्ल मेरी बीवी बनने वाली है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अनिका ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि सुपर टैलेंटेड है। हम लोग जहां जिंदगी भर में किसी एक चीज पर भी मास्टरी नहीं हासिल कर सकते, वहां अनिका जैसे लोग भी हैं जो हर काम चुटकी बजाते सीख लेते हैं और चुटकी बजाते ही उस काम में महारत हासिल कर लेते हैं। अनिका ही मिस्टर एक्स है और अनिका ही वह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ।
रोहित और अनिका की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर सभी को इस बात का यकीन हो गया था कि वह लोग जो कुछ भी कह रहे थे वह सच था। न्यूज चैनल पर जो भी खबरें टेलीकास्ट हुई थी, तुरंत उन खबरों को बदल दिया गया। रोहित और अनिका के प्यार के और अनिका के टैलेंट के किस्से अब देश भर में सुनाई देने लगे थे। लोग पहले से अनिका के फैंस थे, मगर अनिका के एक और खूबी के बारे में जानकर अब लोग अनिका को सुपर वुमन का खिताब देने लगे थे। देखते ही देखते देश भर में यह बात फैल गई कि अनिका को कोई स्पेशल पावर्स मिले थे, जिसकी वजह से अनिका कोई भी काम चुटकी बजाते सीख सकती थी। मगर प्रेस रिपोर्टर के बीच खड़ी देविका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। लोग जब अनिका की तारीफ के पुल बांधने लगे, तब देविका ने उन सबको शांत करते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो आप लोग? क्या आप लोगों की समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि यह दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग है? एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है मिस्टर एक्स को। देविका की बात सुनते ही सारे प्रेस रिपोर्टर्स बिल्कुल शांत हो गए। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, हो सकता है कि इस अनिका ने एक बहुत बड़ी साजिश की हो मिस्टर एक्स के साथ, उसके संबंधों के बारे में। जैसे ही रोहित को पता चला, हो सकता है कि अनिका ने सबसे पहले मिस्टर एक्स को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की हो सकता है कि अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए अनिका ने मिस्टर एक्स की बलि चढ़ा दी हो। वैसे भी मिस्टर एक्स को हम लोगों में से किसी ने पहले नहीं देखा था। हो सकता है मिस्टर एक्स को मारकर उसकी लाश को दुनिया के किसी ऐसे कोने में गाड़ दिया गया हो जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते। और यह सब आजकल कितना कॉमन है, यह बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। प्रेस रिपोर्टर्स होने के नाते आप लोग यह सब कुछ पहले भी कई बार देख और सुन चुके होंगे। जरा आप लोग ही सोचिए, यह कैसे हो सकता है कि कोई एक लड़की जो दुनिया की इतनी मशहूर डॉक्टर हो, वही लड़की कंप्यूटर की इतनी बड़ी एक्सपर्ट भी हो। लोगों की जिंदगी निकल जाती है कोई एक चीज सीखने में, तो यह कैसे हो सकता है कि एक ही लड़की इतनी सारी चीजों में महारत हासिल कर चुकी हो। लोगों को देविका की बातें काफी कन्विंसिंग लग रही थी। अमीर और पावरफुल लोगों के लिए किसी मामूली आदमी को रास्ते से हटा देना काफी आम बात हुआ करती थी। सारे प्रेस रिपोर्टर्स के मन में से यह सुनकर मन ही मन कई तरह की पॉसिबिलिटी घूमने लगी थी। अनिका अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अनिका की आंखें नींद से गहरी होने लगी थी, इसलिए अब इस बात को वह आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। अनिका ने सारे प्रेस रिपोर्टर की ओर देखते हुए कहा, देखिए, अगर आप लोगों में से किसी को भी शक है कि मैं मिस्टर एक्स नहीं हूँ और मैं वह साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो फिर मैं आप लोगों की चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं यह साबित कर सकती हूँ कि सबके सामने कि मैं ही वह एक्सपर्ट साइबर हूँ जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को साइबर अटैक से बचाया था। अनिका की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर अब लोग यह समझ चुके थे कि अनिका की बातों में सच्चाई थी। कुछ प्रेस रिपोर्टर जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज रखते थे, उन्होंने अनिका को कुछ सवाल पूछना शुरू किया। अनिका ने हर सवाल का सही जवाब दिया। कुछ देर तक जब अनिका को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुश्किल सवाल पूछे गए, तो लोगों को यकीन हो गया कि जो लड़की हर सवाल का सही जवाब दे रही थी, वही लड़की वह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी थी, जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को इतने बड़े साइबर अटैक से बचाया था। सारे रिपोर्टर्स कन्विंस हो गए थे कि मिस्टर एक्स और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी। अनिका और रोहित को कांग्रेचुलेशन करने के बाद सारे प्रेस रिपोर्टर्स एक एक करके वहां से चले गए। प्रेस रिपोर्टर के जाते ही मारवा हाउस के बाहर बिल्कुल वैसी शांति छा गई जैसी एक तूफान होने के बाद होती है। दादी माँ अपनी व्हील चेयर पर बैठी अपनी कही हुई बातों के बारे में सोचने लगी थी। आज फिर एक बार अनिका ने दादी माँ को सबके सामने हरा दिया था, मगर इस बार दादी माँ की हार का कारण था देविका की नासमझी। देविका ने बिना किसी प्रूफ के किसी की कही सुनी बातों पर यकीन करके दादी माँ को अनिका के खिलाफ उकसाया था, मगर फिर एक बार दुनिया के सामने अनिका ने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया था। जब दादी माँ अपनी व्हील चेयर पर बैठी ये सारी बातें सोच रही थी, तब रोहित दादी माँ के पास आया और बिल्कुल धीमी आवाज में दादी माँ से पूछा, दादी माँ, अब तो आपको अनिका से और हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है ना? दादी माँ इस वक्त अपनी ही उलझन में उलझी हुई थी।
दादी माँ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर यह सब कुछ सच था तो फिर तुमने पहले मुझसे यह सब कुछ क्यों नहीं कह दिया? इस तरह लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने यह सब कुछ पहले ही कह दिया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आखिर सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर तुम क्या हासिल कर लोगे? इससे पहले कि अनिका दादी माँ की बात का जवाब दे पाती, रोहित ने दादी माँ से कहा, देखिए दादी माँ, मैंने ही अनिका को कहा था ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर पर्दे के पीछे ये खेल असलियत में खेल कौन रहा था। और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर असली खिलाड़ी की पहचान करनी हो तो उसी के खेल में उसे हराना बहुत जरूरी होता है। जरा सोचिए दादी माँ, इस बात को उछालकर गुलेरिया परिवार या मुझे क्या हासिल हो जाता? पहले हमें यह देखना होगा कि ऐसी बातों को मीडिया के सामने उछालकर किसे फायदा पहुंच सकता है। कौन होगा वह जिसे इस वक्त मेरे और अनिका के बीच तनाव पैदा करके सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है? जरा समझने की कोशिश कीजिए दादी माँ। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद दादी माँ ने अपने सामने खड़ी देविका की ओर देखा। जैसे ही दादी माँ की तेज नजरें देविका पर पड़ी, देविका के हाथ पैर कांपने लगे। इससे पहले कि कोई देविका से कुछ कहता, देविका अपने आप ही अपनी आवाज ऊंची करके कहने लगी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे क्या मिल जाएगा यह सब कुछ करके? रोहित ने देविका की बात काटते हुए कहा, मीडिया वालों तक अनिका के मिस्टर एक्स के साथ अफेयर होने की खबर किसने पहुंचाई है? यह बात मेरे आदमियों ने पहले ही मालूम कर ली थी। अगर आप चाहें तो मैं दादी माँ को सारे ग्रुप दिखा सकता हूँ। दादी माँ ने अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए रोहित को आगे बोलने से रोक लिया। दादी माँ ने तेज नजरों से देविका की ओर देखकर कहा, निकल जाओ इस घर से। दादी माँ की बात सुनते ही देविका ने दादी माँ के पास आकर कहा, देखिए मम्मी जी, मैं तो सिर्फ। इससे पहले कि देविका अपनी बात पूरी कर पाती, दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए देविका से कहा, तुम्हारे मुंह से मेरे लिए यह शब्द दोबारा कभी नहीं निकलना चाहिए। मैं तुम्हारी मम्मी जी नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मारवा खानदान की मान मर्यादा, आबरू और प्रतिष्ठा ही मेरे लिए सब कुछ है। आज तुमने लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके मारवा खानदान की आबरू को ठेस पहुंचाई है, तो तुम मारवा खानदान की बहू कहलाने के लायक नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मुड़कर मारवा खानदान की ओर देखना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी माँ की आवाज में काफी कड़वाहट थी। देविका समझ चुकी थी कि इस वक्त दादी माँ के साथ आर्गुमेंट करने का बिल्कुल सही नहीं होगा। दादी माँ ने पहले भी देविका को घर में इसलिए रहने की इजाजत दी थी क्योंकि देविका अब हंसराज की पत्नी थी। रोहित ने पहले ही हंसराज मारवा को मारवा हाउस में घुसने से मना कर दिया था, मगर रोहित नहीं चाहता था कि वह दादी माँ की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इसलिए जब दादी माँ ने हंसराज और देविका को घर में आने की इजाजत दी, तब रोहित ने उन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की। मगर आज दादी माँ के लिए पानी सर से ऊपर आ चुका था। दादी माँ के लिए अगर जिंदगी में सबसे जरूरी कोई चीज थी तो वह सिर्फ और सिर्फ मारवा खानदान की इज्जत और आबरू थी। आज देविका ने बाहर वालों के सामने घर की बातों का तमाशा बनाकर रख दिया था और दादी माँ का शर्म से झुका दिया था। दादी माँ काफी देर तक गुस्से से देविका के सामने देखती रहीं। दादी माँ के गुस्से के सामने धीरे धीरे देविका अपने आप को बेबस महसूस करने लगी। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही देविका के पास आए, देविका समझ चुकी थी कि अब मारवा हाउस में उसका टाइम खत्म हो चुका था। इससे पहले कि कोई उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालता, देविका खुद ही चलकर मारवा हाउस से बाहर निकल गई। मगर यह बेइज्जती भी धक्के मारकर बाहर निकालने से कोई कम नहीं थी। देविका के जाते ही दादी माँ लीला का सहारा लेते हुए अपनी व्हील चेयर से खड़ी हुई। दादी माँ जानती थी कि वह अनिका से नजर नहीं मिला सकती थी, मगर दादी माँ अपनी अकड़ भी कम नहीं होने दे सकती थी। इसलिए रोहित की ओर देखकर दादी माँ ने कहा, मुझे लगता है मेरी उम्र धीरे धीरे मेरे सोचने समझने की शक्ति पर काबू करने लगी है
मुझे लगता है कि मारवा हाउस की जिम्मेदारियों से अब मुझे मुक्त हो जाना चाहिए। घर की जिम्मेदारियां कोई और संभाल ले, यह वक्त आ गया है। यह कहने के बाद दादी माँ धीरे धीरे चलकर बंगले के अंदर चली गई। दादी माँ ने हालांकि अनिका से माफी नहीं मांगी थी, मगर मारवा हाउस की बागडोर छोड़ने की बात कहकर दादी माँ ने यह बता दिया था कि अब वह हार चुकी थी। घर के फैसलों की जिम्मेदारी अब दादी माँ अपने कंधे पर नहीं उठाना चाहती थी। यह बात दादी माँ के लिए हार मानने से कम नहीं थी। रोहित बचपन से दादी माँ को अच्छी तरह से जानता था। रोहित ने इससे पहले दादी माँ को कभी भी जिंदगी में इतना कमजोर नहीं देखा था। जहाँ अनिका की सच्चाई की जीत हुई थी, वहीं रोहित ने देखा था कि जिस औरत ने रोहित को बचपन में एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, वह औरत आज पूरी तरह से टूट चुकी थी। दादी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर अनिका समझ चुकी थी कि आज के बाद दादी माँ कभी भी अनिका के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेंगी। अनिका ने हमेशा से ही चाहा था कि दादी माँ के दिल में जो अनिका के लिए नफरत थी, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर अनिका ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह दादी माँ का इस तरह का रूप देखेगी। इतनी पावरफुल और इतनी शक्तिशाली औरत को इस तरह हारा हुआ देखकर कहीं न कहीं अनिका को भी दादी माँ के लिए बुरा लगने लगा था। इससे पहले कि अनिका और रोहित आपस में कुछ बात करते, अचानक सिक्योरिटी गेट से एक नौकर दौड़ता हुआ रोहित के पास आया और तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहने लगा, सर, आयशा मैडम सुबह बाजार गई थी बच्चों के लिए उनके कुछ मनपसंद चीजें लाने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज बच्चों की मनपसंद रसोई वह बनाने वाली हैं, इसलिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड और घर के कुछ नौकरों के साथ मैडम सुबह सुबह बाजार चली गई थी, मगर काफी देर हो चुकी है। आयशा मैडम अब तक घर वापस नहीं लौटी। रोहित और अनिका दोनों उस नौकर की बात सुनकर काफी परेशान हो गए। रोहित ने नौकर से कहा, तुम रुको, मैं अभी उन्हें कॉल लगाता हूँ। जैसे ही रोहित ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, उस नौकर ने रोहित से कहा, सर, मैं पहले भी कई बार मैडम को कॉल लगाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर फोन रिसीव नहीं कर रही है मैडम। यहाँ तक कि उनके साथ जो लोग गए थे, उनमें से भी कोई अपना कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। नौकर की बात पूरी होते ही अनिका ने नौकर से पूछा, क्या तुम जानते हो वह कहाँ गई थी? नौकर अभी भी तेज सांसें ले रहा था। नौकर ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे ऐसा मैडम ने कहा था कि वह बच्चों के लिए जो मिठाई बनाने वाली हैं, उसके लिए देसी घी और खोया लेने जाना होगा। मैडम ने यह भी कहा था कि उन्हें शायद जरूरी चीजें लेने के लिए चांदनी चौक के पास वाले बाजार में जाना पड़ेगा। काफी भीड़ वाला इलाका है वह, पता नहीं मैडम कहाँ गई होंगी। इसके बाद नौकर ने रोहित की ओर देखकर कहा, साहब, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि मैडम पर जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। नौकर की बात पूरी होते ही अनिका ने रोहित का एक हाथ पकड़कर रोहित से पूछा, रोहित, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया हो? अनिका की बात पूरी होती ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, जरूर यह काम अक्षय वर्मा का है। रोहित जानता था कि अक्षय वर्मा जरूर रोहित को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई न कोई कदम उठाएगा। रोहित ने अपना और अपने आदमियों का ध्यान अक्षय वर्मा के बिजनेस करने के तौर तरीकों पर लगा रखा था। रोहित ने सोचा था कि जरूर अक्षय वर्मा अपने पावर का इस्तेमाल करके मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और अक्षय वर्मा ने ऐसा किया भी था। मगर रोहित ने कभी यह नहीं सोचा था कि अक्षय वर्मा इतना खतरनाक बन जाएगा कि वह आयशा को किडनैप कर लेगा। रोहित ने अपने हाथ की मुट्ठी करते हुए अपना फोन जोर से जमीन पर पटक दिया। एक सुनसान बंगले के अंदर आयशा मारवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आयशा ने देखा कि उसके सामने अक्षय वर्मा एक रॉकिंग चेयर पर बैठा अपने पांव पर पांव चढ़ाकर बड़े ही गौर से आयशा का चेहरा देख रहा था। अक्षय को अपने सामने देखकर आयशा चौंक गई। लगभग 28 साल बीत चुके थे जब आयशा मारवा ने पिछली बार अक्षय वर्मा को देखा था। अक्षय वर्मा के बालों में सफेदी आ गई थी, मगर अक्षय वर्मा का नाक नक्शा, उसका चेहरा अभी भी वैसा ही था जैसे 28 साल पहले था। हाँ, आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां जरूर दिखाई देने लगी थी,
मगर अक्षय वर्मा की पर्सनालिटी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। आयशा और अक्षय दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अक्षय वर्मा को ऐसे लगने लगा था जैसे वक्त उसे 28 साल पहले खींच ले गया था। दोनों की नजरें पहली बार मिली थी। उस बात को पूरे 30 साल बीत चुके थे, मगर उन दोनों की आखिरी मुलाकात और सालों बाद इस पहली मुलाकात के बीच का वक्त जैसे गायब हो गया था। आयशा की ओर देखकर अक्षय ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? आयशा ने अक्षय की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आयशा को अक्षय की इस हरकत पर काफी आश्चर्य हो रहा था। आयशा ने यह कभी नहीं सोचा था कि अक्षय इस तरह से उसे किडनैप कर लेगा। जब कुछ देर तक आयशा उसे घूर घूर कर देखती रही, तब अक्षय ने आयशा से कहा, क्या बात है, आज भी वही तेवर, वही खूबसूरती, मुझे घूरने का अंदाज भी बिल्कुल वही है। अगर कुछ बदल गया है तो बस हम दोनों का रिश्ता, मगर वो रिश्ते जो पैसों की नींव पर खड़े होते हैं उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। तुमने मुझे धोखा दिया है और जिंदगी में तुम्हें, चलो हम दोनों बराबरी पर आकर खड़े हो गए। जब अक्षय ने देखा कि आयशा भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, अक्षय ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए आयशा से कहा, कैसा लग रहा है अब? दौलत की इमारत पर बैठी हो, मगर फिर भी मैंने आज तक तुम्हें ज्यादा गरीब औरत कोई नहीं देखा। तुमने जिन पैसों के लिए मुझे छोड़ा और उस हंसराज मारवा को गले लगा लिया, वह हंसराज आज मेरे पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हंसराज जैसे 100 लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख सकता हूँ। यह कहने के बाद अक्षय जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते अचानक ही अक्षय खांसने लगा। पास के टेबल पर पड़ा एक पानी का गिलास अक्षय के हाथ में थमाते हुए आयशा ने कहा, सचमुच काफी पैसा है तुम्हारे पास, मगर अफसोस कि अब तक अपने लिए सच्चा प्यार नहीं खरीद पाए। आयशा की बात कानों पर पड़ते ही अक्षय बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ देर तक आयशा की आंखों में घूमने के बाद अक्षय ने कहा, क्या तुम जानती हो, कॉलेज में मैंने तुमसे यह क्यों कहा था कि मैं एक बेहद गरीब घर का लड़का हूँ? आयशा ने अक्षय वर्मा की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तब तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था। तुम अपने प्यार का इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुम्हारा प्यार पैसों से ज्यादा प्यार करता है या तुमसे। मगर अफसोस, तुम्हारी ही बनाए हुए इम्तिहान में तुम खुद ही फेल हो गए। मैं बहुत पहले से जान चुकी थी कि तुम एक काफी अमीर खानदान के लड़के हो। आयशा की बात सुनते ही अक्षय के चेहरे का रंग उड़ गया। अक्षय ने आयशा को हैरानी से देखते हुए पूछा, यह क्या कह रही हो तुम? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगा था कि मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ और इसीलिए तुमने मुझे छोड़कर उस हंसराज के साथ शादी करने का फैसला किया, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा दौलत से प्यार करती थी। अक्षय की इस बात का जवाब देते हुए आयशा मारवा ने कहा, तुम्हारी यह बात आधी सच है और आधी झूठ। हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हें पैसों की वजह से छोड़ा, मगर यह झूठ है कि मैं उस वक्त तुमसे ज्यादा दौलत को प्यार करती थी। तुमने हमेशा से कॉलेज में यह बात फैला कर रखी थी कि तुम एक गरीब घर के लड़के हो, दिन रात मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, हर चीज में अव्वल आने के लिए। तुम्हारी भूख देखकर मैं पहली बार तुमसे इम्प्रेस हुई थी। तुम हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज में आते। उन दिनों कॉलेज के कई रईस लड़के मुझ पर मरा करते थे, मगर मैंने तुम्हें चाहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उन सब से बहुत अलग थे। तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना था, कुछ हासिल करना था, जिसके लिए तुम दिन रात एक करके मेहनत करते रहे। मैंने सोचा था कि तुम उन इंसानों में से हो जो अपने बलबूते पर दुनिया को बदलने की हिम्मत और काबिलियत रखते हो। मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ वक्त बिताने लगी, मगर जितना मैं तुम्हारे करीब आती गई, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि तुम वह नहीं हो जो तुम दिखा कर रहते हो। तुम्हारे अंदर हमेशा एक छुपी हुई पर्सनालिटी मुझे नजर आने लगी, जो बाहर आने से डरती थी, खतरा थी। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, मगर मुझसे भी तुम हमेशा झूठ बोलते रहे। तुम्हारी आंखों में मैंने झूठ पढ़ लिया था, मगर मुझे यकीन था कि एक न एक दिन जरूर तुम मुझसे सच कहोगे। मैं जान चुकी थी तुम्हारे पास बहुत दौलत है, मगर मैं जानती थी कि एक न एक दिन यह सारी बातें तुम खुद चलकर मुझसे कहोगे।
मगर वह वक्त कभी नहीं आया। तुम मेरे प्यार का इम्तिहान लेते रहे, मगर मेरा प्यार तुमसे दूर होता चला गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किससे प्यार करूं। जो चेहरा मेरे सामने था, क्या मुझे उस चेहरे के साथ जिंदगी बितानी थी, या वह चेहरा जो तुम छुपाए घूम फिर रहे थे, उस चेहरे के साथ मुझे जिंदगी बितानी थी। धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जो इंसान अपने पार्टनर से अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी अहम चीज छुपाए, वह आगे चलकर उसे और बड़ा धोखा भी दे सकता है। हाँ, शायद मेरे परिवार पर अगर वह मुसीबत ना आती और मेरी माँ की जान खतरे में ना होती, तो शायद मैंने इतने साल और तुम्हारे सच का इंतजार किया होता। मगर सब कुछ जानने के बाद भी तुमने अपनी असलियत नहीं बताई। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारे बैंक बैलेंस के बारे में तो मैंने तुमसे रिलेशनशिप में आने के दूसरे साल ही पता कर लिया था। ऐसा कि यह बात सुनकर अक्षय के होश उड़ गए।